नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ, यानी कि हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी रहेगी चर्चा। लोकसभा में 18 घंटे, राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। यूनियन बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार के विजन पर चर्चा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति से शेयर बाजार का जोश हाई। ग्लोबल और घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल। कोयला घोटाला मामले में ईडी की बड़ी छापेमारी। कोलकाता समेत देश भर की 9 अलग अलग जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान। कई हजार करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी के आधार पर चल रही है कार्रवाई। और महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला। दिल्ली की नजरें लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने पर। विजेता टीम का सामना फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा में इसे 16 घंटे के लिए लिस्ट किया गया है। कल के हंगामे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बिना गतिरोध के देखने को मिलेगी। वहीं 18 घंटे की चर्चा के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। तो बुधवार को पीएम भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि चर्चा जारी रहेगी कल के व्यवधान के बाद। सोमवार को बीजेपी के मनोनीत सांसद सी सदानंद मास्टर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने कृत्रिम पैर को मेज पर रखा और 31 साल पहले हुए जानलेवा हमले की कहानी सुनाई। उन्होंने सीपीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग आज लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्हीं ने 31 साल पहले मुझ पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि इन पार्टियों की प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं, बल्कि राजनीतिक हिंसा में है। This is my two legs. I was a person with strong two legs, but below knee, nowadays, I'm using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I'm hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago. In Kerala, the CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago, this is my two legs. I was a person with strong two legs, but below knee, nowadays, I'm using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I'm hearing from this house about democracy, democracy, democracy. और इस वक्त ये खबर मिल रही है कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल हमने देखा किस तरह से विपक्ष का हंगामा रहा, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित हुई। और आज सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई, एक बार फिर खबर मिल रही है कि लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पूरी खबर पर हम आपको आगे लगातार अपडेट देंगे। फिलहाल आपको बता दें आगे खबरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए।
इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। बीजेपी की संसदीय दल की इस बैठक में यूनियन बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार के विजन पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार इस बैठक में हिस्सा लिया। तो एनडीए की बैठक में शिरकत की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हुई आज सुबह और इसमें तमाम शीर्ष नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। वो इस बैठक में शामिल हुए और इसकी शुरुआत पीएम मोदी के अभिनंदन से हुई और भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहली बार इस बैठक में शामिल हुए। उनका भी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा कि हम चुनाव जीत गए, इसलिए आराम करना नहीं। हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया है। और अब बात उस खबर की जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं और भारतीय उद्योग जगत में खुशी की लहर है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील हो गई है। ये दोनों देशों के रिश्तों में ये एक अहम सकारात्मक मोड़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस डील के तहत भारत पर लागू टैक्स यानी कि टैरिफ दर को 18% कर दिया गया है। प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर सबसे कम टैरिफ लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच हुए व्यापारिक समझौते के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे भारत के लोगों का फायदा होगा और दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं के द्वार को खोलेगा। तो भारत पर अमेरिका और भारत के बीच आज आर्थिक रिश्तों में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद आज एक ट्रेड डील पर सहमति बन गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी घोषणा की और कहा कि इसके तहत अमेरिका भारत में निर्यात होने वाले सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ को अब 18% कर देगा, जो पहले 50% तक पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की घोषणा की पुष्टि करते हुए कहा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ 18% होगा। 1.4 अरब भारतीयों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को इस शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के मिलकर काम करने से हमारे लोगों को लाभ होगा और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने ट्रंप के नेतृत्व की वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहमियत भी जताई। ये व्यापारिक समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। इससे भारत के निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी और महंगे टैरिफ का बोझ कम होगा। प्रतिस्पर्धी निर्यात अर्थव्यवस्थाओं में भारत पर सबसे कम टैरिफ 18% है, जो अमेरिका की ओर से अन्य देशों इंडोनेशिया 19%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20% और चीन पर 34% की तुलना में काफी कम है। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। और अमेरिका की ओर से भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए ये एक बड़ा दिन है, क्योंकि ट्रेड डील 18% के कम टैरिफ के साथ पक्की हुई है, जिससे मजबूत ट्रेड संबंध और आपसी विकास का रास्ता साफ होगा। मैं इस ऐतिहासिक डील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देता हूं, जिससे हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी और दोनों देशों और उनके लोगों को बहुत फायदा होगा। भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस और बढ़ेगा।
तो इस ऐतिहासिक डील को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए ये एक अहम पल है, क्योंकि एक ऐतिहासिक ट्रेड डील फाइनल हो गई है, जिससे टैरिफ काफी कम होकर 18% हो गए हैं और गहरे और बेहतर आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस अहम समझौते पर पहुंचने के लिए बधाई देता हूं, जिससे हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफी मजबूत होगी और दोनों देशों और उनके लोगों को ठोस फायदे होंगे। इस समझौते के साथ भारत यूएस के आर्थिक रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों के लिए टैरिफ 25% घटकर 18% किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण विकास से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के नागरिकों को इस फैसले से लाभ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया है। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों राष्ट्र स्वाभाविक सहयोगी भी हैं। भारत और अमेरिका के पास मिलकर शांति और विकास के लिए काम करने की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों की क्षमताएं एक दूसरे को पूरक हैं। भारत और अमेरिका साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर सकते हैं और ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जिनसे पूरी दुनिया को लाभ होगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार समझौता दोनों देशों के भविष्य को और अधिक मजबूत करेगा। ये भारत अमेरिका ट्रेड डील दोनों देशों के नागरिकों और उद्योगों के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा भारत और अमेरिका के नागरिकों को इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए हार्दिक बधाई। ये समझौता समान सोच रखने वाली, निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करने वाली दो लोकतांत्रिक शक्तियों की सामूहिक क्षमता को दर्शाता है, जो मिलकर समृद्धि के लिए कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व तथा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के उनके दृढ़ संकल्प के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये समझौता दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की उस ताकत को उजागर करता है जो अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए एकजुट होकर काम कर रही हैं। भारत और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं और हमारी साझेदारी मिलकर नई तकनीकों का निर्माण करेगी, प्रभावी समाधान विकसित करेगी तथा दोनों देशों के लिए शांति, विकास और एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए, दुनिया के लिए मेक इन इंडिया, दुनिया के लिए डिजाइन इन इंडिया और दुनिया के लिए भारत में नवाचार के अभूतपूर्व अवसर खोलेगा। साथ ही इससे भारत को अमेरिका से उन्नत तकनीक तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। ये केवल एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जो भारत अमेरिका संबंधों को नया स्वरूप देगा और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को और अधिक तेज करेगा। टैरिफ कटौती के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में हिस्सा लेंगे। इस मिनिस्ट्रियल में सप्लाई चेन की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर बात होगी। इसके अलावा विदेश मंत्री अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। और टैरिफ में कटौती का असर घरेलू शेयर बाजार पर नजर आया। शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के साथ आज कारोबार की शुरुआत हुई है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स लगभग 3,800 अंकों की तेजी के साथ 85,323 के लेवल पर ओपन हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स 1220 अंकों की तेजी के साथ 26,308 के लेवल पर खुला। इतने बड़े गेन के साथ खुलने के बाद ऊपरी लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और निफ्टी 25,800 तक आ गया।
इसके बाद भी निफ्टी में 700 अंक और सेंसेक्स में 2300 अंकों की तेजी नजर आई। तो शेयर बाजार ने किया ट्रेड डील का स्वागत। भारत अमेरिका ट्रेड डील से निवेशकों में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया है 18%। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है और जिसका असर शेयर बाजार में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। सेंसेक्स 3800 अंकों की छलांग के साथ खुला और निफ्टी भी 1220 अंक चढ़कर खुला है 26,308 पर। बाजार में मजबूत तेजी बरकरार है और अब देखने वाली बात होगी कि ये शॉर्ट टर्म है या फिर भारत यूएस ट्रेड के बाद लंबे समय तक की तेजी बनी रहेगी। यूएस द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ को कम करने को लेकर ट्रंप प्रशासन और पीएम मोदी की रणनीति की हर कोई सराहना कर रहा है। दक्षिण एशिया विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने इस पर अपने विचार साझा किए। वो कहते हैं कि अमेरिका भारत के सामान का शीर्ष निर्यात बाजार है और अब शुल्कों में कमी से भारतीय निर्यातकों को मदद मिलेगी। यूएस भारत संबंधों के भविष्य पर वे कहते हैं कि अंतरिक्ष, रक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में राजदूत सर्जियो गोर की नियुक्ति इसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वो यूएस भारत साझेदारी के मजबूत समर्थक हैं। उनके आगमन के बाद सकारात्मक घटनाक्रम दिख रहा है जिसमें वे व्यापार समझौता भी शामिल है। I think it'll give the two sides something to be very happy about. It'll provide, I think for a good news story, so to speak, at a moment when these high-level engagements between the U.S. and India in recent months have so often been, feature these caveats about how the relationship is in tough shape and that the two sides need to try to work to make things better. Now you have a success story. It's an indication that this relationship is getting closer to being back where both sides, at the end of the day, want it to be. और अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर इंजीनियर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया के उपाध्यक्ष आकाश शाह ने कहा कि ये समझौता भविष्य में निर्यात को बढ़ावा देगा। I think it's very good news that finally agreement has come between the two nations. All the details are yet to come in, and it would be premature to state exactly how it's going to impact exports in general and engineering exports in particular. But I think it's a welcome sign, and I'm sure that things will only look better going forward. और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रॉबिंदर सचदेव ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर अपनी राय देते हुए कहा कि ये भारत के लिए, भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए, भारत में नौकरियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के एक्सपोर्टर्स और नौकरियों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, भारत में नौकरियों के लिए। क्योंकि आप ये समझिए कि जब 50% टैरिफ थे, 1% टैरिफ का मतलब था हमारा करीब $1 बिलियन एक्सपोर्ट अमेरिका को कम होता है। और 1% $1 बिलियन जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, उसका मतलब करीब देश में 1 लाख नौकरियों में फर्क पड़ता है। तो अगर 1 साल तक 50% ये टैरिफ रहते भारत के ऊपर, इसका मतलब हमारा $50 बिलियन एक्सपोर्ट कम होता। इसका मतलब हमारी 50 लाख, नहीं तो 40 लाख, नहीं तो 30 लाख नौकरियां जाती। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूं मैं,
ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को वे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंची, जहां उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति इस दौरे पर उड़ीसा के 5 जिलों में विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति इस अवधि में पुरी, खोर्धा, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों का दौरा करेंगे। वे जाजपुर जिले की अधिष्ठात्री देवी मां बिरजा के मंदिर में दर्शन के बाद बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 4 फरवरी को राष्ट्रपति पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे मयूरभंज जिले के राय रंगपुर जाएंगी और अपने गृह क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगी। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। 6 फरवरी को ओडिशा दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति सिमिलीपाल क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं और युवाओं के से संवाद करेंगी। इसके बाद 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडूम 2026 महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में समावेशी और अधिकार आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक गारंटियों पर आधारित है और विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। सावित्री ठाकुर ने सबका साथ सबका विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख किया, जो सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। उन्होंने शिक्षा में लड़कियों और लड़कों की समान भागीदारी, पानी की व्यापक उपलब्धता, स्वच्छ खाना पकाने और स्वच्छता तथा वित्तीय समावेशन सहित व्यापक और समावेशी पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें महिलाएं प्रमुख लाभार्थी हैं। We are pursuing a saturation approach to ensure essential services reach every citizen through participatory, coordinated, and sustainable action. Social development in India is driven by strong coordination across ministries, state, local government, and communities. This convergence has enabled the expansion of social protection, health, nutrition, education, and livelihood security for millions. Women and the marginalized communities are central to India's social development agenda. Girls' participation in education is now nearly at par with boys across levels, supported by institutional strengthening and scholarship schemes. The Swachh Vidyalaya mission ensured water, sanitation, and hygiene facilities in all schools. As a result of government-led initiatives, approx 43% of students enrolled in STEM disciplines today are our daughters. सुप्रीम कोर्ट में आज तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीतिकार संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कार्यालय और प्रतीक जैन के घर पर डाली गई रेड मामले पर सुनवाई होगी। ये रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच में 8 जनवरी को की गई थी। ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। आरोप है कि छापेमारी के दौरान सीएम ममता मौके पर बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गईं। 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के छापेमारी के समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप को गंभीर विषय करार दिया था। वहीं राज्य ने तर्क दिया था कि ईडी का मामला टिकता नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो कानूनी अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। आईपैक पर छापेमारी की घटना में 15 जनवरी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार, राज्य पुलिस के पूर्व डीजी राजीव कुमार, पूर्व पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा और दक्षिण कोलकाता के पूर्व डीसी प्रियव्रत रॉय का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया था। केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने
शीर्ष अदालत से राजीव कुमार, मनोज वर्मा और प्रियव्रत रॉय को निलंबित करने की अपील की थी। हाल ही में राजीव कुमार डीजी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मनोज वर्मा और प्रियव्रत रॉय को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। अदालत ने राज्य से 2 सप्ताह के भीतर इस घटना पर लिखित बयान मांगा था। राज्य ने सोमवार को हलफनामा दाखिल कर आईपैक की तलाशी को अवैध बताया है। हलफनामे में राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज करने का अनुरोध किया है। और कोयला घोटाले से जुड़े एक और मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कोलकाता, आसनसोल, दिल्ली, पांडेश्वर और दुर्गापुर समेत कुल 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस तलाशी अभियान में ईडी की 76 अधिकारियों की टीम शामिल है। कार्रवाई कई हजार करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन से जुड़ी जानकारी के आधार पर की जा रही है। कोयला घोटाले के पैसों के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रबीर दत्ता, किरण खान, शेख अख्तर, मनोरंजन मंडल और अमित अग्रवाल समेत कई लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के प्रगति समीक्षा मंच के तहत 42 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें सड़क, विद्युत, विमानन और जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में रणनीतिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा और तीर्थ यात्रा अवसंरचना में सुधार हो रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा सहनशीलता को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रगति से कैसे मिल रही है उत्तराखंड को गति, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां कनेक्टिविटी, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार विस्तार और तीर्थ यात्रा अवसंरचना से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं स्थित हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के बावजूद इस राज्य का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री के प्रगति समीक्षा मंच के अंतर्गत शामिल किया गया। मौजूदा समय में उत्तराखंड में कुल 42 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 15 उच्च मूल्य की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रगति निगरानी के अंतर्गत 42 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 32 परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हवाई सेवाएं हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं और इनकी समीक्षा लगातार प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इसमें से 10 योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं। 4 धाम सड़क परियोजना से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख कई बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर चुके हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जो राज्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी समीक्षा प्रतिदिन भारत सरकार के प्रगति पोर्टल के माध्यम से हो रही है। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है, जिसमें प्रगति पोर्टल का अहम रोल है। क्षेत्रवार योजनाओं की बात करें तो सड़क एवं राजमार्ग की 4 परियोजनाएं, तेल एवं गैस की 3 परियोजनाएं, विद्युत उत्पादन की 1 परियोजना, विमानन अवसंरचना की 1 परियोजना, शिक्षा की 1 परियोजना है जो पूरी कर ली गई है। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क, ऊर्जा उपलब्धता तथा विमानन पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गौरतलब है कि प्रगति तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग 97% मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रदर्शन केंद्र राज्य समन्वय की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन जटिल बाधाओं के समाधान में जो दुर्गम भूभाग, वन स्वीकृतियों तथा कानून व्यवस्था से संबंधित हैं। समयबद्ध रूप से मुद्दों के समाधान से रणनीतिक कनेक्टिविटी एवं विद्युत परियोजनाओं में निरंतर प्रगति संभव हुई है, जिनमें से कई परियोजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा सहनशीलता तथा तीर्थ यात्रा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निरंतर निगरानी के माध्यम से परियोजनाओं में स्थिर एवं सतत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। और आइए बात करते हैं बजट की। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देते हुए बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार बनाकर सरकार ने भविष्य की भारत गाथा का खाका पेश किया है, जिससे आम जन का जीवन तो आसान होगा ही, साथ ही देश विकसित भारत की ओर तेजी के साथ अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने हर स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसकी बानगी बजट 2026-27 में भी देखने को मिली। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की मजबूत और महत्वपूर्ण रणनीति का खाका है। सड़कों, रेलवे, जलमार्गों और औद्योगिक गलियारों में सुधार करके आर्थिक विकास को तेज करना और निजी निवेश से लेकर सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विस्तार की झलक इस बजट में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का संदेश साफ था। देश के विकास की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तय होगी, जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस बार 12,20,000 करोड़ का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का करीब 4.4% सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यह न सिर्फ अभी तक का सबसे अधिक है, बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% ज्यादा है, जिसके जरिए आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और देश की उत्पादक क्षमता भी मजबूत होगी। इसके साथ ही बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई, जो देश के प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्रों को जोड़ेंगे। इनमें मुंबई पुणे रेल कॉरिडोर, पुणे हैदराबाद कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई रेल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु रेल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर शामिल हैं। इनके जरिए जहां यात्रा समय में भारी कमी आएगी, वहीं व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बजट में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है। नए फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास से माल ढुलाई का सस्ता, तेज और पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध होगा। इससे मेक इन इंडिया और निर्यात आधारित उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय विकास, समुद्री और नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम और नए जलमार्गों की घोषणा की गई है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, शिप रिपेयर हब और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से भारत की लॉजिस्टिक क्षमता में गुणात्मक सुधार नजर आएगा। Absolutely complimenting Honorable PM and Honorable FM for doing this great job of addressing almost all areas of the activities that can actually entail into creation of jobs, revenues, taxes for the nation. वहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, एक्सप्रेसवे निर्माण और मौजूदा सड़कों के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है नए एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे, लॉजिस्टिक पार्क और आर्थिक गलियारों के माध्यम से परिवहन समय और लागत दोनों को कम किया जाए। इससे उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण शहरी संपर्क और मजबूत होगा। बजट 2026-27 में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने के लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी इकोनॉमिक रीजन पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे छोटे शहर भी आर्थिक विकास का केंद्र बन सकेंगे। 2 लाख करोड़ का निवेश होगा इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है और सभी के लिए। जैसा हमने पिछले साल देखा, इतना कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर के आया। और जिस तरह का निवेश गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया है इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आने वाले साल में भी उसी की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की घोषणा की है, ताकि बैंकों और निवेशकों का भरोसा बढ़े और पीपीपी मॉडल को नई गति मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन के रूप में नजर आएगा। बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास केवल खर्च का आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की रणनीति है।
रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आधुनिक कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक सुधार और निजी निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां ये संकेत देती हैं कि सरकार आर्थिक विकास की मजबूत नींव रख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, बजट के जरिए कर्तव्य की नई शपथ भारत को एक तेज, समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बार के आम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए, इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब बढ़कर 4,35,779 करोड़ से अधिक हो गया है, जो गांव और किसान केंद्रित नीतियों को दर्शाता है। विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसे पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, उसमें केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा 95,692 करोड़ रुपए रखा है। इसमें अगर राज्यों के योगदान को भी जोड़ दें तो इसका कुल बजट 1.51 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और आय सुरक्षा को मजबूत करना है। कृषि, किसान और ग्रामीण विकास मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है कि ग्रामीण विकास का जो कुल बजट है उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को सीधी वित्तीय सहायता के रूप में 55,900 करोड़ से अधिक की राशि दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाजार से जोड़ने के लिए बजट में शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। अब हर जिले में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद सीधे बेचे जा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अब उद्यमी बनाना है। कृषि क्षेत्र के लिए बजट भी बढ़ाया गया है, जो अब 1,32,561 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले एक दशक की बात करें तो कृषि के बजट में लगातार कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। मोदी सरकार का उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना, उत्पादन लागत को घटाना और किसानों की आय को स्थिर करना है। गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि फार्मर्स इनकम बढ़ाना। उसके चलते उन्होंने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का ग्रोथ है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर मीन्स जो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, कोकोनट डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बहुत फोकस दिया है। जैसे क्रेडिट लिंक स्कीम के बारे में बात किया गया है। जो वेटनरी डॉक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वेटनरी डॉक्टर का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइफ स्टॉक सेक्टर जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर माना जाता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जब सीरियल जो क्रॉप सेक्टर है, जो राइस, स्वीट, वो करीब 4% का ग्रोथ दिखा रहा है, ये करीब 7 से 8% को लास्ट 10 साल से दिखा रहा है। तो सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स इनकम इंक्रीज में। बजट में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 1,70,944 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 कृषि और ग्रामीण विकास को साथ लेकर रोजगार, आय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस करता हुआ नजर आता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 की चौतरफा तारीफ हो रही है। उद्योगपति विवेक भाटिया ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी बेहतरीन है। 2 लाख करोड़ का निवेश होगा इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। और सभी के लिए, जैसा हमने पिछले साल देखा, इतना कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर के आया। और जिस तरह का निवेश गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया है इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आने वाले साल में भी उसी की उम्मीद है।
वहीं CII स्कूल्स फोरम की चेयरपर्सन मीनाक्षी सिंह का कहना है कि बजट में शिक्षा और छात्रों के खेलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। एजुकेशन सेक्टर पे मेरा ये मानना है कि इट इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक बजट एंड हम लोग आउटले से हम लोग आउटकम पे जा रहे हैं। स्किलिंग पे हमने बहुत ध्यान दिया है, न्यूट्रिशन वैल्यू पे बहुत ध्यान दिया है, स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया है, which will enable us to create jobs in the future. So it's a very job skilling oriented budget, which you will find that the return on investment, which is human capital, you will see by next year or maybe in the next 2 years, you will find a difference moving more towards the Prime Minister's vision of Viksit Bharat. BYST की सह संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरामन ने बजट को MSME के लिए बेहद फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि बजट से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। MSME सेक्टर्स को काफ़ी मुख्य दिया इसमें। We find that the 10,000 crore fund for the MSME growth, as well as a specific 2,000 crore fund called the self-help fund for micro enterprise. Rarely do budgets come down to that level, so it was very, very welcome. The other aspects is that a lot of emphasis was made for mass employment ke liye. You're talking about focus on sectors such as the Mahatma Gandhi Gram Vikas program for Khadi. Then you're talking about the textile scheme, the National Handloom and Handicraft scheme. Tourism के लिए बहुत मुख्य दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा PM गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ब्रेक के बाद स्वागत है। परीक्षा पे चर्चा का इंतजार खत्म होने को है। विद्यार्थियों में इसे लेकर बहुत उत्साह नजर आ रहा है और अब छात्रों के साथ 6 फरवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। खुद खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए, आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए, हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं।
वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल्क चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाए, आ रहा है सीडीएस अनिल चौहान एक उच्च प्रतिनिधि मंडल के साथ यूरेशियाई देश अर्मीनिया की यात्रा पर हैं। अर्मीनिया की राजधानी येरेवन पहुंचने पर अर्मीनियाई सशस्त्र बलों की ओर से भव्य स्वागत उनका किया गया, जिसमें प्रभावशाली गार्ड ऑफ ऑनर और सैन्य बैंड प्रदर्शन शामिल था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस स्वागत और आतिथ्य के लिए अर्मीनिया का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सत्कार भारत और अर्मीनिया के बीच गहरे होते संबंधों और अटूट दोस्ती को दिखाता है। भारत में व्हाट्सएप और मेटा पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीसीआई द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ये जुर्माना व्हाट्सएप की ओर से अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत यूजर डेटा को मेटा की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करने के मामले में लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सीजीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्हाट्सएप को किसी भी जानकारी को कंपनियों के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीसीआई ने मेटा पर आरोप लगाया था कि उसने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए यूजर डेटा को साझा किया, जो भारतीय उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। आज के समय में स्मार्ट गैजेट हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और इससे निपटने के लिए सावधानी ही हमारा सबसे मजबूत हथियार है। तो आइए बात करते हैं स्मार्ट टीवी की, जो आपके मनोरंजन के साथ साथ आपकी प्राइवेसी में भी सेंध लगा रहा है। स्मार्ट टीवी में लगे इनबिल्ट कैमरा और माइक साइबर अपराधियों के लिए आपके घर की जासूसी करने का एक आसान जरिया बन सकते हैं। आपका स्मार्ट टीवी फिल्में, शो देखने का बेहतरीन जरिया है, लेकिन ये आपके घर की सुरक्षा के लिए एक गेटवे भी बन सकता है। हैकर्स आपके टीवी की कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं और आपकी जासूसी भी कर सकते हैं। कैसे? आपके स्मार्ट टीवी में कैमरा और बिल्ट इन माइक्रोफोन हो सकता है। हालांकि ये अलग अलग मॉडल्स पर भी डिपेंड करता है कि आपके टीवी में माइक्रोफोन और कैमरा है कि नहीं। लेकिन अगर आपको हर बार बहुत पर्सनलाइज्ड एड्स नजर आ रही हो, तो मतलब आपका टीवी आपकी बातें सुन रहा हो सकता है। स्पेशली इन स्मार्ट टीवीज विद वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, वीडियो कॉलिंग या फिर फेशियल रिकॉग्निशन फीचर्स। इस केस में आप वॉइस असिस्टेंट सर्विसेज या ये फीचर डिसेबल कर सकते हैं। तो रहे अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी में इस बार भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे इलाके का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। भरमौर विधानसभा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में इस बार सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं बर्फबारी के कारण यहां के लोगों का जीवन बेहद कठिन हो गया है और घरों से बाहर निकलना अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस कठिन स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है तो इन्हें इलाज के लिए पीठ पर उठाकर दूर दराज के अस्पतालों में लाया जा रहा है। घाटी से एक तस्वीर सामने आई है। सुनगांव के निवासी 14 वर्षीय बीमार साहिल को किलाड़ पांगी स्वास्थ्य केंद्र तक पीठ पर उठाकर ले गए और अब उसका इलाज किया जा रहा है। बात करें क्रिकेट की, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। भारतीय कप्तान ने पद्मश्री के लिए चुने जाने पर खुशी जताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। हरमनप्रीत का कहना है कि पुरस्कार के लिए चुना जाना उनके लिए सम्मान की बात है। It's an honor and very emotional feeling for me to receive Padma Shri Award, and I would like to sincerely thank Government of India, Honorable President, Ministry of Sports and Selection Committee for recognizing my sporting journey and achievements with this honor.
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।